हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में द नील शो में आपके साथ में बैठे हुए हैं अंकित श्रीवास्तव जी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बहुत अच्छे तरीके से पास आउट किए हैं। कैसे पास आउट किए हैं, किन किन चीज़ों से ये गुजरे हैं, है ना, और किन किन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं, बात करते हैं प्रॉपर डिटेल में इस पॉडकास्ट में। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इस पॉडकास्ट को देखते हुए, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नील शिवम जी। ये बताइए कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी को मैं एक ऐसे नज़रिए से देखता हूँ कि मेडिकल फील्ड में, मेडिकल प्रोफेशन में इससे अच्छी कोई अभी स्ट्रीम नहीं है। अच्छा। इसलिए क्योंकि आप देखिए, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BMS हो, चाहे वो BDS हो, कोई भी डॉक्टर का आपका डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस किस चीज़ पे करोगे? दवाओं पर। करें। और जब बात दवाओं की आती है तो ऑब्वियस सी बात है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वहाँ एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, केवल और केवल फार्मासिस्ट। जो हम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई भी स्ट्रीम है वो मेडिकोस वो चीज़ वो करेगा। आपको कैसे पता चला कि डी फार्मा कोर्स भी होती है? देखिए, बचपन से जब मैं पढ़ते शुरू होते आ रहा था तो मेरा ये था कि 12th में मैंने सबसे पहले मैथ स्ट्रीम से मैं पास आउट किया। अच्छा। तो फिर लेकिन मेरे को जाना था मेडिकल लाइन में। तो उस समय जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत लोग होते हैं जो उसका नीट निकालना हो, या बायो स्ट्रीम से है तो नीट की तरफ जाते हैं, या फिर बायो से नीट नहीं निकल पाया तो नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, GNM करते हैं, लड़कियां NM करती हैं। लेकिन हमारा स्ट्रीम, जब मैंने 12th में मैथ कर रखी थी, उसके बाद मैंने एक ऐसे स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहा जिससे कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम वेरिएबल रीजन में, मतलब कई प्रकार से हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ पे स्टिक रहूं कि नहीं मुझे यही करना है। इसलिए सबसे पहले मैंने डी फार्मा का कोर्स कहा, क्योंकि मैं जानता था कि 2 साल का कोर्स है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो कई सारे बच्चों को ये लगता है कि डी फार्मा वही बच्चा कर सकता है जो बायोलॉजी से हो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपका 12th में सब्जेक्ट PCM है, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, या फिर PCB दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये दोनों ही स्ट्रीम से आप डी फार्मा कर सकते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ दी, जो कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इंग्लिश का होना कंपलसरी है। अच्छा। चाहे वो आप PCB से हो या फिर PCM से हो, तो ये दोनों स्ट्रीम से आप डी फार्मा कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी लगता है कि हम इंग्लिश में पेपर दें या फिर हिंदी में पेपर दें। देखिए, अगर आपको केवल पढ़ने के लिए पास होना है तो आप हिंदी में दे चाहे इंग्लिश में दे, इट डजेंट मैटर। ठीक है। मैं जहाँ तक इस स्ट्रीम के बारे में जाता हूँ और आपको बताना चाहूँगा, और बच्चे भी जानते हैं कि जितना आप हर एक स्ट्रीम में नॉलेजेबल रहोगे, आप हर एक चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हो, हर एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, हर एक जगह जॉब पा सकते हो। केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर। आप आगे जाके इस कम्पिटिटिव, जो कहते हैं ना कि कम्पिटिटिव दुनिया है, बाकी बहुत सारे कम्पिटिशन, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप एग्ज़ाम पास होने के लिए ना पढ़ो, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। जब नॉलेज रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं भी कंपटीशन में आप कुछ भी कर सकते हो। और बेसिक्स, जो आपने लैंग्वेज की बात कही, तो आप एक बात बताइए, कोई भी दवा हम लोग खरीदने जाते हैं तो अगर उस पर लिखा है असिक्लोफेनेक एंड सेराटियोपेपिडोस, उस चीज़ को आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मेरा प्रेफरेबल लैंग्वेज हमेशा से इंग्लिश रहा है। मैं बच्चों को ही बोलता हूँ, मेहनत करो, 1.5 गुना 2 गुना मेहनत करो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मेहनत करो, लिखने के लिए मेहनत करो, बट ऑलवेज गो फॉर इंग्लिश। लेकिन अगर कोई पेपर आता है, कोई बच्चा अगर हिंदी में देना चाहे तो वो दे सकता है? देखिए, हाँ, वो बिल्कुल दे सकता है, हिंदी में दे सकता है। अगर उसको अच्छी नॉलेज हो, पास भी हो जाएगा दे के। लेकिन उसके बाद क्या, हमें हर चीज़ तो देखना है। ठीक है, आपके पास डिग्री आ गई, बोर्ड ने आपको डिग्री दे दिया, उसके बाद भी तो दुनिया है। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। ये बताइए, अगर कोई बच्चा डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट करता है जी, उसके बाद वो किन किन क्षेत्रों में जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डी फार्मा करने के बाद जो पहला रास्ता खुलता है, जो कि सबके मन में है, वो है एक मेडिकल स्टोर का। ठीक है, आपने डी फार्मा पास आउट कर लिया, उसके बाद आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आ गए, हार्ड कॉपी, फिर आपने स्टेट काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करा के, जो भी आगे का फर्दर प्रोसीजर है वो आपने करके अपना लाइसेंस ले लिया और आपने ड्रग स्टोर डाल दिया। लेकिन इसके अलावा और ऐसी बहुत सी स्ट्रीम है जहां डी फार्मा के बच्चे जाते हैं और अच्छा कर रहे हैं।
जैसे सबसे पहले इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में आपका स्टार्टिंग होता है प्रोडक्शन से, ठीक है, फिर आपको मशीन्स के बारे में, डिफरेंट जो मशीन्स है वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ लगती है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। फिर हायर सेंटर्स या हायर हॉस्पिटल्स में या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में एज ए फार्मासिस्ट आप वहाँ भी वर्क कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया कि आप जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियन आप उस पोस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे फील्ड है एज कम्पेयर टू डी फार्मा। बच्चे केवल सोचते हैं कि डी फार्मा किया, मेडिकल स्टोर खोल लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जहाँ डी फार्मा के बच्चे जाते हैं और काफ़ी सक्सेस हैं। ये बताइए फार्मेसी की वैल्यू क्या है आपको देखने पर? देखिए, मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं, कुछ कंपैरिजन होते हैं फार्मेसी को, और फार्मेसी को बहुत ज़्यादा केवल और केवल इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन कंट्री में इसको डिफेम किया गया। अच्छा। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारा जो इतिहास है वो इतिहास पहले से बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप चरक सुश्रुत में जाएं जो कि आयुर्वेदा के हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी वो चीज़ें करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से है, ठीक है। सर्जरी उस समय भी होती थी, मेडिसिन उस समय बनते थे, ठीक है। अब मैं आता हूँ वैल्यूएशन की, जैसे आपने बात की कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है। तो डी फार्मा को हम लोग देखते हैं कि ठीक है, एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है या फिर कहीं दवा की दुकान पे काम करे, लेकिन यहीं तक इसकी वैल्यू नहीं है। आज आप किसी भी अदर कॉन्टिनेंट में जाइए, सपोज करिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक MBBS MD हैं, बगल एक चेयर आपकी लगेगी तो बगल चेयर किसकी लगेगी? एक फार्मासिस्ट की। क्यों लगेगी? क्योंकि डॉक्टर का काम केवल है डायग्नोसिस। देखिए मैं अंतर आपको समझाऊं, 2 मिनट लगेगा, कि डॉक्टर का काम है डायग्नोसिस, नर्स का काम है पेशेंट केयर, एंड जो डायग्नोसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो दवा से हो, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, वो केवल और केवल पद है एक नॉर्मल फार्मासिस्ट को, जो कि ठीक है मास्टर्स करके बैठा हो या बैचलर्स करके बैठा हो, तो उस डायग्नोसिस पे क्या दवा चलानी है, कैसे क्या दवा चलेगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा। अब आप ये बताइए कि अगर दवा को निकाल दिया जाए किसी स्ट्रीम से, तो क्या डॉक्टर सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या कोई नर्स पेशेंट केयर कर पाएगी? नहीं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि फार्मासिस्ट का कितना बड़ा वैल्यू है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में इस स्ट्रीम को केवल और केवल डॉक्टर कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे स्ट्रीम के लोग हैं जो कि डिफेम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो अच्छा जानकार है वो अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में इस फील्ड से रह के। ये बताइए, अगर आपको देखा जाए, आप देखते हैं कि जो नर्सिंग फील्ड है और जो फार्मा फील्ड है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, नर्सिंग फील्ड और फार्मा फील्ड में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। नर्स का काम क्या है? नर्स काम, जितना भी मैं अगर आपसे बताऊं तो नर्स का काम क्या है? पेशेंट का केयर करना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, वो बेसिकली अगर नर्स है तो नर्स भी एक डॉक्टर की हेल्प ही करता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का केयर करना, बेड मेंटेनेंस करना, ये सारे काम है नर्स के, ठीक है। बाकी इंजेक्शंस लगाना, कैथेटर लगाना, जो भी आपका काम है ये नर्स का है, ठीक है। और एक फार्मासिस्ट का काम क्या है? मेन जो सोर्स है, आप नर्सिंग का सोर्स देख लीजिए, मैं किसी भी मतलब सोर्स मान रहा हूँ। अगर एक नर्स को IV मान के चलिए कोई इंजेक्शन लगाना है, सपोज करिए पेंटाप्राजोल IV लगाना है, ठीक है। तो अगर पेंटाप्राजोल हटा दिया जाए तो वो IV क्या लगाएंगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दवा ही ना रहे तो फिर एक नर्स क्या, एक डॉक्टर क्या, ठीक है। तो जो दवा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो काम है फार्मासिस्ट का, और उस दवाओं के रिगार्डिंग अलग अलग जो पेशेंट केयरेंस का काम है वो एक नर्स का काम है। तो इन दोनों के बीच में बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं कि मैं आई हूँ, अपने वर्चस्व का, अस्तित्व का दिखावा करते हैं, लेकिन मेरे नज़र में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जस्ट बिकॉज नर्सिंग इज़ अनदर फील्ड, क्योंकि नर्सिंग क्या है, ये टोटली पेशेंट केयर के ऊपर है कि ठीक है पेशेंट का केयर कैसे करना है, और फार्मासिस्ट का काम क्या है, पूरा का पूरा दवाओं को समझकर और पूरे के पूरे दवाओं के बारे में जानकारी लेना। जहाँ तक आप भी जानते हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे फार्मासिस्ट हैं। एक चीज़ हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर आप अपने पे प्रैक्टिस पे आ जाए, मैं अपने प्रैक्टिस पे आ जाऊँ, तो क्या हम कैथेटर नहीं लगा लेंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम IVIM नहीं लगाते हैं? लगा सकते हैं। तो डिफरेंस साफ है। ये बताइए, जो डी फार्मा कोर्स है जी, उसमें कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं और बच्चों को किन किन सब्जेक्टों पर काफ़ी गहन ध्यान देना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो PCI का सिलेबस है इस समय, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो मैं 2 पार्ट में आपको बताता हूँ। पहला है
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। पहले आते हैं फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे टोटल 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वन इज फार्मास्यूटिक्स, सेकंड वन इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड वन इज फार्माकोग्नोसी, फोर्थ वन इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज सोशल फार्मेसी। देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट है। अगर पाँचों का मैं आप बहुत शॉर्ट में बताऊं तो स्यूटिक्स अगर आप पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स तो बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज मिलती है, हैमर मिल, बॉल मिल, बाकी सारे टैबलेट, कैप्सूल्स, डिफरेंट थिंग्स। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा बॉडी के जो इंसान की क्रिया शरीर है और उसके बाद कैसे बना है, कैसे कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मींस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये हो गया। इसके बाद कोग्नोसी आपको 60-65 ड्रग आयुर्वेदा के भी पढ़ाए जाते हैं कि आपको ये कार्डियोटॉनिक है या फिर ये रावोल्फी है, यानी जितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 सब्जेक्ट। इसके अलावा सोशल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्यूटिकल केमिस्ट्री आपका कंटेन करता है अपने अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रग और उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स। और सोशल फार्मेसी एक फार्मासिस्ट का सोशली क्या बिहेवियर होना चाहिए इसको दर्शाने के लिए ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है सेकेंड ईयर की। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से ये कहता हूँ कि 2 पार्ट में इसलिए फार्मेसी को डिवाइड करिए। फर्स्ट ईयर मैं मानता हूँ 10% और सेकेंड ईयर मानता हूँ मैं 90%। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। पहला है फार्माकोलॉजी। 2021-22 20 से पहले फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उस सिलेबस, जब से नया सिलेबस आया है तब से केवल हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। तो पहले मैं सब्जेक्ट के नाम बता दूं। पहला है फार्माकोलॉजी, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, तीसरा है फार्माकोथेरेपेटिक्स, चौथा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पांचवा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, छठवा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, और एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि हर एक स्ट्रीम में होता है, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस, वो भी 7वां सब्जेक्ट है, लेकिन मेन 6 ही होते हैं। अब फार्माकोलॉजी में किस डिजीज़ में कौन सी क्लासिफिकेशन की कौन सी दवा खानी है ये हम लोग पढ़ते हैं। अब आप जैसे समझिए हाइपरटेंशन है, किसी को टेल्मिसार्टन भी चलता है, किसी को लोसार्टन भी चलता है, किसी को फिरसेमाइड भी चलता है, किसी को टॉर्सेमाइड भी चलता है। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग हैं, लेकिन कब किस केस में क्या चलाना है ये भाई फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग आते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। जितने भी डिजीज सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर के हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी के हो, ये सब डिजीज हम लोग पढ़ते हैं विथ पैथोफिजियोलॉजी, या जिसको हम लोग एटियोपैथोजेनेसिस कहते हैं कि सबसे पहले किस डिजीज का एटियोलॉजी क्या है। सपोज करिए हम लोग पढ़ते हैं टीबी, तो उसका एटियोलॉजी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो अब वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके बॉडी में गया, उसने क्या अपना एक्शन ऐसा दिखाया, कितने दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, जिससे कि बेसिकली हम लोग ये जान पाए कि वो कैसे बॉडी में वो चीज़ फैली और वो डिजीज़ आई, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे हाइपरटेंशन है, हम लोग पढ़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम लगता है, क्यों सोडियम से ज़्यादा चीज़ें बढ़ती है। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस चीज़ पे, लेकिन ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। और साथ ही में इसका दोनों हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। 2 मैनेजमेंट, पहला होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सब बच्चे सोचते हैं कि उसमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सर्जरी भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग वही पढ़ते हैं जो कि बेसिकली आपका दवा से रिलेटेड होता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज की ड्रग हम कौन कौन से डिजीज़ में चलाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में। इन 3 को ही मैं मेन सब्जेक्ट मानता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग बेसिकली जितने हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और इनका रोल पढ़ते हैं कि बॉडी में क्या रोल है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशंस हैं। और इसके अलावा कुछ टेस्ट जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। और बाकी ये 3 सब्जेक्ट में एक थोड़ा बहुत जो मेन सब्जेक्ट आता है दैट इज़ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। वो बेसिकली इस पे बेस्ड होता है कि कितने आपके कौन से एक्ट हैं, कब अमेंडमेंट हुआ, कितने शेड्यूल्स के ड्रग हैं, अगर नारकोटिक्स ड्रग है तो आपको कैसे रखना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फोकसिंग सब्जेक्ट मेरे लिए सेकेंड ईयर में 3 है, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स। और फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से अगर आपको इंडस्ट्रियल आपको जाना है या फिर इंडस्ट्रियल में आपका मन है तो फार्मास्यूटिक्स, अदरवाइज एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कोग्नोसी। तो आपके हिसाब से 10% केवल बच्चा मतलब कि फर्स्ट ईयर में ध्यान दे और बाकी जो 90% जो है वो ध्यान दे सेकेंड ईयर पे। देखिए 10% ध्यान देने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10% सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। कई सारे बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर की क्लास ही नहीं करते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 2 बैक भी आती है तो यू विल बी प्रमोटेड टू द सेकेंड ईयर। बिल्कुल। आप इस चीज़ को समझिए, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आपकी फार्मेसी में सेकेंड ईयर में 1 बैक लगती है डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तब भी आप फेल हैं। बिल्कुल। फिर अगर आपको सप्लीमेंट भी देना है तो आपको एक फेल का बन के आएगा कि फेल विथ बैक इन, और जो सब्जेक्ट कोड का नाम होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा सा पोटेंशियल अगर आपकी कम है पढ़ने की तो वो चीज़ चल जाएगी, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको अपना 20% 30% एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर अधिक देना पड़ेगा। मतलब आपको इतना पोटेंशियल अपने आप को बनाना है, इतना अपने आप को कन्वीनियंट बनाना है कि जो सारे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे पकड़ हो। क्योंकि जो बेस है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो बेस है फार्मेसी का, अगर आप डी फार्मा करो तो सेकेंड ईयर ही है। बिल्कुल। ये बताइए, काफ़ी सारे बच्चे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है चाहे बायो केमिस्ट्री है, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरते हैं, तो इस पर कैसे आपने पकड़ बनाई? देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या फिर आप बायो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये कोई डराने वाले सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हम एज़ कम्पेयर टू कह सकते हैं कि और सारी चीज़ें हमको जल्दी समझ में आती है, केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन जब आप चीज़ों को समझोगे, जैसे मैं बहुत छोटी बात बताऊं, अब एल्कोहल है तो जिसमें OH आना ही आना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का ही हमको कॉम्बिनेशंस पढ़ना होता है। और इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं, सपोज करिए लेग्जेटिव है जो कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उसके अंदर के हमको ड्रग पढ़ने हैं और ड्रग के IUPAC नेम पढ़ने हैं। IUPAC नेम के साथ साथ हमको ड्रग का थोड़ा बहुत बेसिकली उसमें स्टार मार्क दिया हुआ है सिलेबस में कि इन केवल इन क्या कहते हैं ड्रग्स का ही आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ें। तो बस उन चीज़ों पर ही फोकस किया मैंने, और भी ज़्यादा मैंने फोकस करके मैंने उस चीज़ को गेन किया कि नहीं, आखिर मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मेरी भी कमज़ोर थी, लेकिन मैंने उस चीज़ पर डबल ट्रिपल मेहनत करके मैंने उस चीज़ को फिर से पढ़ना चालू किया और काफ़ी कड़ी मेहनत की उस पर। मतलब बेसिक अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत जी नहीं, अगर आपका 12th में बढ़िया केमिस्ट्री है या 12th का केमिस्ट्री आपकी नॉर्मल भी है, अगर बेसिक्स भी है, तब भी आप ये कर ले जाएंगे। और बायो केमिस्ट्री थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें हम लोग बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथ में मिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर, तो इसलिए वो थोड़ा सा उस पर भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे बच्चे बैक से डरते हैं कि हमारा बैक लग जाता है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, है ना, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे उन पे? देखिए, बैक से अगर आपको बचना है तो आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन रट जाइए। अगर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है दैट इज़ ओके। क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए कि डायरेटिक्स में ये दवाएं आती हैं, ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स ये दवाएं हैं। पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो स्टार मार्क ड्रग्स हैं उसमें उन ड्रग को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है, बाकी ड्रग आप छोड़ भी सकते हैं। ये बताइए, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद बच्चे अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो आप क्या उनको दिशा निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एकेडमिक्स जो कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो आप एक लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर ज्वाइन होंगे। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टेकिंग एंड लेक्चर्स एंड ऑल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेटरल एंट्री बी फार्मा में एडमिशन ले लेनी होगी, ठीक है। और फिर आप बी फार्मा करके एक डिप्लोमा के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। डिप्लोमा के बच्चे के यहाँ आप मतलब डिप्लोमा के कॉलेज में आप अपना एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बैचलर्स होना कंपलसरी है, ठीक है। ये बताइए, आने वाले 5 सालों में फार्मेसी सेक्टर की डिमांड कितनी रहेगी? देखिए, आप अगर मैं थोड़ा सा इस ऑफ टॉपिक पे बात करूं, आज बहुत सारे लोग हैं ना अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर हैं। एक कंप्यूटर साइंस वाला बंदा अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर है, एक बीटेक वाला बंदा लेके अपनी जॉब को इनसिक्योर है, जस्ट बिकॉज AI, जस्ट बिकॉज AI, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ चुटकियों में कर रहा है। अब आज मेरा और आपका जॉब खतरे में क्यों नहीं है? एक फार्मासिस्ट हो गया, एक डॉक्टर हो गया, हमारी जॉब खतरे में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन मेंशन किया वो 5 साल बाद की बात है, मतलब फ्यूचर आप देख रहे हैं। क्या एक मशीन पर एक आम इंसान विश्वास करेगा? अगर मशीन आपको दवा बताती है कि आप हाइपरटेंशन में ये दवा ले लो, शुगर में आप ग्लिम्प्राइड ले लो, और एक डॉक्टर बैठ के सजेस्ट कर रहा है एक फार्मासिस्ट को कि दैट पर्सन इज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो भाई इसको मेटफॉर्मिन चलाओ, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो इंसुलिन इसको सोर्स के हिसाब से अपना इंसुलिन हार्मोन से पेनिट्रेट करने के लिए दो। तो उस कंडीशन में AI हमारे जॉब को नहीं खा सकता है। तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, और एक हंसी मजाक में बात ही कहते हैं लोग कि ना इंसान बीमार होना कम होगा और ना हमारा दवा का धंधा बंद होगा। तो ये चीज़ है।
ये बताइए, अभी अभी बच्चे जो डी फार्मा पास आउट हुए हैं, है ना, जी उनको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जी। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हम कहाँ से ट्रेनिंग करें, कैसे ट्रेनिंग करें। इस पर आप क्या जानते देखिए, बताएं? जैसे ही आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद सबसे पहले आपको अब जो ट्रेनिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब उस कंडीशन में जो आपको बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की मान्यता नहीं है आपके स्टेट काउंसिल में, आपको जो दिखाना है वो गवर्नमेंट ही दिखाना है। तो जितने भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि सरकारी हैं, गवर्नमेंट है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही सलाह देता हूँ, जहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं, जहाँ सीखने को ज़्यादा मिले, जहाँ दवाओं की बहुत संख्या हो, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हों, सबसे पहले आप वही ट्राई करिए। और अगर आपको उसके लिए 1-1.5 महीना समय भी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक फार्मासिस्ट के अंदर 8 या 4 ही बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, तो अगर सीट भरी भी है तो मैं यही हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 1-1.5 महीना देर ही सही, लेकिन आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग करें। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई के साथ मेडिकल स्टोर पर भी समय देते हैं, तो आपके लिए क्या ये सही है, अगर आप सोचते हैं तो? देखिए, मैं बात आपको बताता हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर आप मेडिकल स्टोर पे रह रहे हो, तो वो एक ऐसा कंडीशन है जहाँ मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप शौक के लिए कर रहे हो, ठीक है, कि मैं डी फार्मा कर रहा हूँ और कॉलेज आजकल इतने अनर्गल कॉलेज हो गए हैं कि बच्चे ठीक है आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं मतलब है, बस उनको मतलब है दूसरी चीज़ों से, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं यही हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू गो योर कॉलेज, आप जाइए, पढ़िए और जितना अच्छे से हो सकता है पढ़ाई करिए। एक मेडिकल स्टोर आप बताइए क्या सिखाएगा? एक मेडिकल स्टोर यही सिखा सकता है कि जीरोडॉल एसपी दर्द बुखार में या दर्द सूजन में काम आता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट जो भी एम्लोकाइंड हो गया है, डिफरेंट जो भी ड्रग्स हैं। क्या मेडिकल स्टोर कभी आपको बताएगा कि जो एसिक्लोफेनेक है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कैटेगरी में आता है? नहीं, कभी नहीं बताएगा। क्या वो बताएगा कि पैरासीटामोल है वो एंटी पायरेटिक ड्रग है? कभी नहीं बताएगा। तो मेडिकल स्टोर में आप क्या जो ज्ञान ले सकते हो वो ब्रांड का ज्ञान ले सकते हो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी ब्रांड के पीछे मत भागो, आप हमेशा सॉल्ट के पीछे भागो। जब आपको सॉल्ट कंठस्थ रहेगा ना, तो कोई भी पकड़ने वाला बंदा पकड़ के आपको सही इलाज आप किसी का कर सकते हो या अपने से सही गाइडेंस किसी को दे सकते हो। ये बताइए, अभी अभी काफ़ी सारे बच्चों को सुनने में आता है कि कॉलेज में आधार बायोमेट्रिक सिस्टम लग रहा है, जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बच्चों के लिए बेनिफिट है या लॉस का है? देखिए, ये मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आधार बेस्ड अगर आपका फिंगरप्रिंट लग रहा है तो उसमें दोनों चीज़ है, एक आपकी अटेंडेंस इन भी है और एक अटेंडेंस आउट भी है। मीन्स आपकी इन की भी टाइमिंग है जब आप पंचिंग करके जा रहे हो, और जब आप कॉलेज से छूट रहे हो तब की भी टाइमिंग है। अब उस दौरान अगर आप कॉलेज में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ोगे, आप प्रैक्टिकल करोगे, अपने सारे प्रोसीजर्स करोगे। तो मेरे लिए ये जो 75% अटेंडेंस का और ये आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है इसका, ये जो रूल्स लाया गया है पीसीआई या बोर्ड द्वारा, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रूल है। इससे बच्चे जागरूक होंगे और ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने कहा कि बच्चों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि आप कॉलेज जाओगे तो आप पढ़ोगे, आप कुछ सीखोगे, सीख के ही आओगे, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। आपको क्या लगता है कि अभी पीसीआई के दौर जो एग्जिट एग्जाम कराया जाना है, जी, वह आपको क्या लगता है होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इस पर मैं थोड़ा सा एक और चीज़ कहूँगा, शायद कुछ लोगों को ये खटक भी सकता है। देखिए, आप भी एक फार्मासिस्ट हैं, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, हमारे जान पहचान में बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं। पहले ये स्ट्रीम क्या था, मैं खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो पहले ये स्ट्रीम था कि सपोज करिए आप हैं, आपके कोई मित्र हैं जिनके पास संपत्ति है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उनके यहाँ कोई बूढ़ा आदमी भी है, वो मुंह उठाया, चल दिया, डी फार्मा किया, उसको डिग्री मिली, उसके बाद उसने अपना लाइसेंस लिया और मेडिकल स्टोर खोल दिया। तो ये बताइए, उसमें हम जैसे युवा कहाँ ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं कर पाएंगे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले सरकार ने एक अच्छी नियम लगाई जो कि था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेंटर जाना। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी सरकार की, जो कि सरकार की मुहिम बहुत अच्छी रही। और एग्जिट एग्ज़ाम मैं तो मानता हूँ कि जल्द से जल्द लागू हो, ताकि ये जितने
इकोनॉमिकल माफियाज ही मैं इन्हें कहूँगा। ये जो स्ट्रीम बर्बाद करने का मैंने जो वाक्य भी आपसे बताया, इस बर्बाद करने का इनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है और ये स्ट्रीम बर्बाद कर रहे हैं। तो कम से कम ये रुक जाएगा, क्योंकि अब एक 45 साल 50 साल और फिर 30 साल 35 साल का एक युवा, क्योंकि वो अपने आप को युवा ही समझते हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो कम से कम इस एज के लोग तो इस स्ट्रीम को भरभस्ट नहीं करेंगे। और अगर एग्जिट एग्जाम आ जाएगा तो लोग कतराएंगे। तो जो हमारे जैसे हमसे जो नए यंगस्टर्स बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं वाकई में, उनके लिए स्ट्रीम पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई बच्चा अगर 12 पास आउट होता है ना, जी। तो डी फार्मा में कैसे एडमिशन ले सकता है? इसका कोई प्रोसेस है? देखिए, बताइए आप। पहले क्या था कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब का जो सीन है, जॉइंट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है आपका, जीकअप जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बेसिकली पॉलिटेक्निक लेवल का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले 12th में अगर बच्चा पास हो गया है या 12th कर भी रहा है, कई बच्चों को भरम होता है कि मेरा रिजल्ट नहीं है, मैं तो अभी 12th में हूँ, लेकिन अपीयरिंग पे भी आप क्या करेंगे, वो जीकअप का फॉर्म भरेंगे, आप पेपर देंगे, उसके बाद पेपर का रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड जब आएगा उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा होगा, अगर आप क्वालिफाइड होंगे, जो कि बेसिकली बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका नॉमिनाज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्ट फिर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं अपना। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप एंड ऑल ये सब गवर्नमेंट के नज़र में रहता है। तो आप एग्ज़ाम अगर आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए तो वो भी अच्छे से आती है, क्योंकि आप काउंसलिंग के थ्रू हैं, तो ये सरकार की नज़र में आप रहते हैं। तो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और केवल इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू डी फार्मा में एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के लिए और पीसीआई मतलब मेनली उत्तर प्रदेश के लिए पूरी तरीके से बैन है। डी फार्मा करने के बाद बच्चे कौन कौन सा सेक्टर में जा सकते हैं एज अ जॉब के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो जॉब वाला सेक्टर है, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप किसी बड़े या छोटे हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन एकेडमिक्स में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे ज्वाइन होके अपने आगे की उसी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में भी जा सकते हैं, जिसको हम लोग एमआर बोलते हैं। तो ये सारे फील्ड्स ओपन है डी फार्मा करने के बाद। और अपना जो कहते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलना, वो तो खैर है ही कि आप एक ड्रग स्टोर खोल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी सारे बच्चे उनको खोजते नहीं हैं, है ना, और सोचते हैं कि वैकेंसी आ नहीं रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वैकेंसी नहीं आती हैं, आती हैं। थोड़ा सा हो सकता है डिले है या थोड़ा सा हो सकता है कम है। अभी जैसे देखिए, एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है फरवरी में ही, जनवरी पहली वैकेंसी जनवरी में आई थी, उसका एग्ज़ाम फरवरी में हो गया। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है वो वैकेंसी आई है आपकी आई थिंक सो जुलाई में, और जुलाई लास्ट में उसका डेट खत्म हो गया और 26 या 27 अगस्त को उसका पेपर है। इसके अलावा बात किया जाए डीएसएसबी फार्मासिस्ट, उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी। रेलवे फार्मासिस्ट काफ़ी चर्चित रहा पिछले साल, और अभी फिर उसकी 9 अगस्त से 9 सितंबर तक रेलवे फार्मासिस्ट की नई 103 पोस्ट पे वैकेंसी आई हैं। तो वैकेंसियाँ आती हैं, आपको ढूंढना नहीं है, आपको ऑनलाइन वैकेंसियाँ पता चल जाएंगी, आपके हाथ में फ़ोन है। वैकेंसी पर तैयारी कैसे हमारी है और एलिजिबिलिटी क्या है, अगर मैं इस पर बात करूं तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जितने एम्स के वैकेंसी उठा के देख लो, सब में जो एलिजिबिलिटी वो एक डी फार्मा के बच्चों के लिए। अब बताइए, इससे अच्छी या गौरवान्वित बात क्या होगी कि एक डी फार्मा का बच्चा एक एम्स के फार्मासिस्ट कहलाए। तो इसीलिए ये सारे एग्ज़ाम्स आते हैं और ये सारे पैटर्न पे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा डिले होता है, पोस्टें कम आती हैं, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे आपको दिखने को मिल जाएगी। ये बताइए, आपने जब डी फार्मा कर लिया जी। तो आपकी पहली जॉब कौन सी थी? देखिए, मैंने डी फार्मा पास आउट किया 2023 में, यानी मेरा बैच था 2021 टू 2023, 21-23 का बैच था। सबसे पहले मैंने जो एक प्रोसेस होता है, मैंने इंटर्नशिप किया अपना डिप्लोमा के बाद, तब तक मेरा रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में मेरा अप्रॉक्सीमेटली 75% स्कोर भी था। सबसे पहला मैंने जो जॉब क्रैक किया वो मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि बद्दी में है। मैंने वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग ऑपरेटर, मशीन ट्रेनिंग ऑपरेटर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। फिर ज्वाइन मैं नहीं करने गया जस्ट बिकॉज कुछ सर्कमस्टेंसेस मेरी और कंपनी की मैच नहीं हो रही थी। कंपनी को 3 साल का बॉन्ड चाहिए था, तो मैंने ऑफर लेटर जो है वो कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सेकेंड एकम्स में
एकम्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में हरिद्वार से मेरे पास आया था ऑफ़र लेटर। मैंने भी वहाँ इंटरव्यू क्रैक किया था। इंटरव्यू का सारा प्रोसीजर कभी किसी और दिन बात कर लेंगे कि कैसे क्या इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वहाँ का मैंने ऑफ़र लेटर भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ भी कुछ सर्कमस्टेंसेज नहीं मिल रहे थे। और मेरा ये था ना कि मेरे को अभी जैसे मैं राइट नाउ आई एम परस्यूइंग इन बैचलर इन फार्मेसी, मैं अभी बी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे को अपनी पढ़ाई भी कैरी फॉरवर्ड करनी थी। उसके बाद जो मेरी तीसरी और सबसे मेन जॉब थी, जो कि छोड़ने पर मेरे को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, मेरी तीसरी जो मेन जॉब थी वो थी मैनकाइंड में एक डिपार्टमेंट था, जस्टिवा डिपार्टमेंट, जो कि गायनी डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसमें मैंने 5 राउंड के इंटरव्यू क्लियर किए बलिया में ऑनलाइन। और 6वें राउंड के लिए मेरे को बुला लिया गया एक 5 स्टार होटल आपका गाज़ियाबाद में, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारा अपना सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से टोटल 7 लड़के आए थे, जिसमें कि तमिलनाडु, केरला, आपके पुणे, महाराष्ट्र, सब जगह के लड़के थे। टोटल 7 लड़के। वहाँ हम लोग को ट्रेनिंग मिली। जो ट्रेनिंग में बेटर परफॉर्मेंस कर पाता था वो टिकता था, अदरवाइज वो फिर चला जाता था, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर क्या हुआ, वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके मैंने 2nd रैंक गेन किया था। और फिर उस जस्टिवा डिपार्टमेंट में बलिया हेडक्वार्टर में ही मेरे को 3.98 lakhs पर एनम के सैलरी बेसिस पे मेरे को अपॉइंट किया गया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर जस्टिवा मैनकाइंड। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई। फिर मैं बनारस भी जॉब किया 2 दिन सीनियर्स के साथ। फिर मैं बलिया आया, मैंने 1 हफ्ता काम किया। फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। अच्छा, उसको भी छोड़ दिया? मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मेरे को यही करना है तो मैं बैचलर्स के बाद भी आ सकता हूँ। और फिर मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया और उसका अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी सारी चीज़ें आज भी मेरे पास एज इट इज़ पड़ी हैं। चौथा ये था। फिर उसके बाद मैंने रैंडमली एक हॉस्पिटल में वाराणसी, एक गुरुकुल हॉस्पिटल करके है, मतलब उनका गुरुकुल भी चलता है, छोटा सा, और हॉस्पिटल भी है, उसमें मैंने क्रैक किया था। तो ये 4 जॉब है। और राइट नाउ अभी मैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज एंड पोस्ट मजौली बलिया में लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और कार्य कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। और साथ ही में मैं अपना बैचलर इन फार्मेसी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मऊ से कर रहा हूँ और मैं अभी उसमें 6th सेमेस्टर में हूँ। तो बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अगर डी फार्मा करने के बाद कोई बच्चा सैलरी के पर्पज से सोचे जी, तो उसको कितनी मिल सकती है सैलरी? देखिए, झांसे में ना डाल के कि क्लिक बेट बन जाए कि डी फार्मा के बाद 80,000 कमाए, ऐसा कमाए, ये सब मैं नहीं बोलने जाऊंगा। डी फार्मा के बाद आपका स्किल्स किस लेवल का है, देखिए सैलरी कंपनी उस हिसाब से देती है। मैं जब मैक्लिओड्स में सेलेक्ट हुआ था तो मेरी सैलरी 16,000 थी, ठीक है। तो मैं मैक्लिओड्स में एज ए ट्रेनी ऑपरेटर सेलेक्ट हुआ था तो वहाँ मेरी सैलरी 16,000 थी, ठीक है। इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ। वहीं जब मैंने एमआर ज्वाइन किया और एमआर में भी मैंने टॉप मोस्ट की 4थी कंपनी मैनकाइंड जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरी बेसिकली सैलरी जो इन हैंड सैलरी थी वो बेसिकली आई थिंक 27 से 28 हज़ार रुपये थी। और इसके अलावा मेरे को सारी ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस मिला के मतलब टोटल मेरा 45,000+ सैलरी था। और उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकम्स का, तो एकम्स में भी मेरी सैलरी 17,000 कुछ रुपए ही थी जब जो मेरी बात हुई थी। तो यही 3 मतलब मैंने जो जॉब किया जो मैं सामने से जानता हूँ। और हॉस्पिटल की अगर मैं बात बताऊँ तो भी मैं सच्चाई नहीं छुपाना चाहूँगा। हॉस्पिटल में मेन आपको 8,000, 7,000, 10,000 यही सैलरी पे वो लोग रखते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में ग्रोथ नहीं है। हॉस्पिटल इज़ ऑल अबाउट एन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में आप क्या ही ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा डी फार्मा का आज 15,000, 14,000 से शुरू करता है, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं 5 साल बाद 50, 55, 60 पे इजीली पहुँच जाएगा बिना किसी कोई भी टेंशन के किसी चीज़ के, ठीक है। और ये है कि 1 साल जो सीखने में समय लगेगा बाकी सारी चीज़ों की, वो 1 साल ही केवल लगेगा, बाकी सारा वो खुद मैनेज करके अपना वो जो हाइक है वो ले सकता है। और एमआर में अगर आपको अच्छी कंपनियां मिली तब भी ठीक है, अगर आपने छोटी कंपनियों से शुरुआत किया तब भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी, टोटल सैलरी 22 से 25,000 रुपये मिनिमम रहने वाली है। और इसमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप जितना काम सीखोगे, जितना आपका कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जितना आपकी कन्विंसिंग पावर डेवलप होगी, उस हिसाब से आपको सैलरी बेसिकली हाइक मिलेगी। एक डी फार्मा का जो बच्चा है जो पढ़ता है ना, उसको पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों का स्किल की ज़रूरत होती है, होनी भी चाहिए उसको? जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ,
डी फार्मा का जो एक बच्चा है उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। देखिए स्किल्स को हम लोग अगर बांटते हैं तो दो डिवीजन आता है, एक हार्ड स्किल्स और एक सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या है कि आप अपने शरीर से कितना मेहनत कर सकते हो, फिजिकली आप कितना एक्टिव हो, जो कि हर एक बच्चा होता है जो डी फार्मा के वो फिजिकली एक्टिव है, यंग एज में है। मैं अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं तो जो सबसे पहला है कि स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहला जो सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए वो एक, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंग्लिश में पेपर दीजिए, इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया वो ज़्यादा कंसीडर होगा एज कम्पेयर टू द हिंदी वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट मैं कहना चाहूँगा वो है इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन पावर। आप कम्युनिकेट कर रहे हो चीज़ों को तो आपको कब कहाँ कैसे क्या चीज़ बोलनी है, कैसे आपको बैठना है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसकी फ्लुएंसी क्या है, ये सारे चीज़ कम्युनिकेशन में। अगर आप डॉक्टर के साथ बैठे हो तो उसका साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो। अगर मैं एक सपोज करें एमआर फील्ड को ले लूँ तो अगर आप डॉक्टर के साथ बैठे हो तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप किसी अदर पर्सन, सेल्स पर्सन, कोई मेडिकल स्टोर वाले के साथ बैठे हो तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो सेकंड हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा है कन्विंसिंग पावर, कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करके आप कन्विंस कर सकते हो। एक एमआर अगर एक चैम्बर में जा रहा है डॉक्टर के और कह रहा है गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई डोलो 650, तो वो डोलो 650 अगर पहले मैम कालपोल 650 लिख रही हैं या कॉम्बलीफ्लाम लिख रही हैं, तो अब डोलो 650 वो कैसे लिखेंगे, डोलो 650 कब लिखेंगी, वो डोलो 650 तभी लिखेंगी जब आप उस डॉक्टर को कन्विंस कर पाए। तो तीसरा मोस्ट स्किल्स है कन्विंसिंग पावर। और चौथा ये जितने आपको गैजेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना हो गया, कुछ जो मेडिकल के आपके बेसिक्स वो आते हैं, ऐप्स आते हैं, उनके साथ आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो। तो ये जो सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं ये आप जितना डेवलप्ड रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही जॉब सिक्योर करने में आपके लिए आसानी होगी। काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि हम एक मेडिकल स्टोर खोल के क्लिनिकल भी कर सकते हैं क्या? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो डी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल के ओटीसीज मेडिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप ओवर द काउंटर ड्रग आप मेडिकेट कर सकते हैं, आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन नथिंग मोर देन दैट। मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ओटीसीज मेडिकेशन के अलावा आप किसी पेशेंट को झूठ मूठ का स्टेथोस्कोप डाल के और केवल भरमाने का काम कर रहे हैं, जो कि आज के डेट में हो रहा है। ओवर द काउंटर ड्रग क्या होती है? देखिए ओटीसीज ड्रग वो है जो कि एक लिस्ट उसकी बनी हुई होती है जिसका कि नाम है ओवर द काउंटर ड्रग, यानी द ड्रग which can be given by a pharmacist without a prescription of a doctor is known as OTCs drug। यानी कि ऐसी दवाएं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक फार्मासिस्ट अपने सूझबूझ, अपने पढ़ाई, अपने जो उसने मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस के आधार पर जो मेडिकेशन वो कर सकता है एक पेशेंट को, उसी को सर हम लोग ओटीसीज मेडिकेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली जो दवाएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा ना हार्मफुल होती हैं, ना बहुत ज़्यादा उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। और ओटीसीज मेडिकेशन भी एक फार्मासिस्ट को 2 से 3 दिन ही करनी चाहिए। अगर तब तक केस संभाल में नहीं आ रहा है देन यू शुड रेफर टू अ प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बताइए क्या एज अ फार्मासिस्ट इंजेक्शन लगा सकता है पेशेंट को? जी बिल्कुल, क्योंकि आप 3 महीने जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको आईवी दैट इज़ इंट्रावेस्कुलर, आईएम इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। एनीमा, सपोजिटरीज कैसे लगाते हैं या जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक फार्मासिस्ट को बिल्कुल ही इंजेक्शन लगाना, बाकी जो हम लोग कहते हैं पानी चढ़ाना, ड्रिप लगाना, ये बिल्कुल ही अलाउड है और वो कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो रहनी चाहिए। सो आज के सेशन में आप लोगों ने सुना कि आखिर में डी फार्मा करने के बाद किन किन चीज़ों को आप कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। आप लोगों को अंकित श्रीवास्तव जी जो कि एज अ खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन्होंने बताया, ठीक है। तो आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर से सुनिए और इस पॉडकास्ट को अपने मित्रगणों में जरूर से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और आपको इस पॉडकास्ट पर है ना जिसका नाम है द नीलशम शो, वहाँ पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फार्मासिस्ट को लेकर, डॉक्टर से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिलेगी।
सो आज के सेशन में हम यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में आप सभी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।